जय हिंद दोस्तों, फाइनली पार्ट 2 की वीडियो जो है लेके आ चुका हूं आपके सामने। कल वाली वीडियो पे बहुत ही शानदार जो है आपका रिव्यू रहा, बहुत प्यार दिया आपने उस वीडियो को। लेकिन एक शिकायत है मुझे आपसे, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। रीजन बीइंग, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं इस वीडियो को बनाने में, क्वेश्चन ढूंढना, उसको टाइप करना, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना, एक्सप्लेनेशन रेडी करना, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्तों। आपकी सिर्फ इतनी मेहनत लगेगी, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। कल जो है पार्ट 1 की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक देखे थे। आज हम क्वेश्चन 13 नंबर से जो है स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। ये हमारी सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी की जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पे हम डेली क्वेश्चंस, इमेजेस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसको ज्वाइन करने के लिए जो है पिंड कमेंट चेक कर सकते हो आप, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम की, सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, तो डेडिकेटेड कोर्स हमारा अवेलेबल है, जाके स्टडी फंड ऐप पे चेकआउट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, When did CISF Act amended for the first time? CISF अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो है ऑलरेडी कई एग्जाम में आ चुका है, आने वाले टाइम पे भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर लिखिए, ठीक है। खाली कॉपी लेके बैठिए, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं साथ के साथ उसके आंसर लिखो। आंसर मिटाना नहीं है, ठीक नहीं करना उसको, फाइनली बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए टोटल, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? 1969, 1983, 1999, 2009, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1983। अब बात करते हैं, लेके चलता हूं आपको 1983 की उस जर्नी के टाइम पे। 1983 में क्या हो रहा था इंडिया के अंदर? काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। छोटी छोटी लड़ाइयां, इंडस्ट्रीज को जो है सिक्योरिटी में थोड़ा सा रुकावटें आ रही थी, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हो रही थी। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया, यानी पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड किया कि सीआईएसएफ का जो एक्ट है उसको अमेंड करते हैं, यानी उसके अंदर संशोधन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आपको याद है, 1969 के अंदर सीआईएसएफ एक्ट जो है लागू हुआ था आपका, जैसा मैंने आपको बताया 10 मार्च 1969 को। उस टाइम पे जो है सीआईएसएफ जो एक फोर्स थी, वो कोई बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री को कस्टोडियल फोर्स के तौर पे जो उसने ज्वाइन किया, यानी कि इंडस्ट्री की अच्छा ठीक है हम ना एज अ सेफ्टी सिक्योरिटी रख लेंगे, ठीक है। कोई भारत सरकार की कोई आर्म्ड फोर्स नहीं थी सीआईएसएफ बेसिकली, ठीक है। 1983 में इस चीजों को जो है बदल के इन्होंने क्या किया, पहली बार जो है सीआईएसएफ को कस्टोडियल फोर्स का दर्जा हटा के आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन का दर्जा यहां पे दिया गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। सीआईएसएफ बिकम आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन इन 1983। अब इसको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस फोर्स के नाम से जाना जाने लगा, जिसको पहले हम जो है कस्टोडियल फोर्स के नाम से जानते थे, यानी कि हिरासत बल, ठीक है। उससे पहले जो है साधारण बल के तौर पे सीआईएसएफ काम करती थी, इसके अंदर पावर्स दी गई इनको, और उन पावर्स के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो है काम सीआईएसएफ को दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, जब भी कोई फोर्स आर्म्ड फोर्स बनती है किसी कंट्री की, तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 33 है, जो कि पाबंदी लगाता है जितने भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके मेंबर्स के ऊपर। कौन मेंबर? जितने भी रैंक्स हैं आपके, चाहे सीआईएसएफ हो, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी है, यानी कि भारत की जो बेल्ट की नौकरियां हैं जितनी भी, उन सभी नौकरियों के अंदर एक आर्टिकल 33 अप्लाई होता है, जो बोलता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है फौज के आदमियों के ऊपर हम लगाते हैं। जैसा कि आप एक एसोसिएशन नहीं बना सकते हो, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फेवर नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ ऐसे ऐसे रूल्स है उसमें बेसिकली। सिर्फ आपको ये याद रखना है, सीआईएसएफ जो पहले कस्टोडियल फोर्स थी, नॉर्मल, मतलब उन वर्ड्स में मैं जाना नहीं चाहता, बट ये मान के चलो आप जस्ट सिक्योरिटी गार्ड की जो है बेसिकली काम करते थे पहले, लेकिन बाद में जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो है इनको पावर दी गई। कब दी गई थी? 1983 में दी गई थी, इतना याद रखना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ बिकम आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन इन विच ईयर? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, कौन सा? 1983, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 1983 के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे। फ्रॉम विच ईयर इट वाज मेड मैंडेटरी दैट सीआईएसएफ पर्सनल हैज टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटरप्राइज वेयर इट इज डिप्लॉयड? किस वर्ष से यह अनिवार्य कर दिया गया कि जहां भी सीआईएसएफ कार्यरत है वहां के कर्मचारियों की सुरक्षा सीआईएसएफ को करनी पड़ेगी? कौन से साल में चीज हुआ? 1989, 1991, 1999, 2009?
लेके चलता हूं दोबारा से आपको, टाइम है 1989 का, ठीक है। भारत में जन्नत कहे जाने वाली जगह है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे एक फैक्ट्री थी जिसका नाम है HMT श्रीनगर। HMT श्रीनगर के अंदर क्या होता है, HL खेड़ा जनरल मैनेजर होते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल कंपनी के, उनकी जो है श्रीनगर के अंदर ही, उस फैक्ट्री के अंदर ही जो है उनकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक पूरी HMT कंपनी, कितना बड़ा प्लांट होगा जिसको CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, उसके जनरल मैनेजर की हत्या हो जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर डिसीजन लिया कि हम एक बार और CISF एक्ट 1968 के अंदर संशोधन करेंगे, और इस एक्ट का जो साल था वो था 1989। क्या संशोधन किया गया, जब आप CISF एक्ट, अब मजा आएगा ना आपको, अब बोल रहे थे कि CISF एक्ट का तो इसमें कुछ है ही नहीं, अब है CISF एक्ट सेक्शन 10 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। उसके अंदर संशोधन किया गया, क्या क्या ड्यूटी है मेंबर ऑफ फोर्सेस की, कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करना है, चोरी को रोकना है, डकैती को रोकना है, सैबोटेज को रोकना, सब कुछ, ठीक है। उसमें एक चीज और ऐड की गई थी सेक्शन 10 के अंदर, वो क्या की गई थी, वो की गई थी कि ये जो है CISF पर्सनल्स की ड्यूटी है, जहां भी जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में वो लगे हुए हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एस्टेब्लिशमेंट को तो आप प्रोटेक्ट करोगे ही करोगे, उसके अलावा वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की जान की भी जिम्मेवारी आपकी है। ऐसा नहीं है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को तो प्रोटेक्ट कर दिया, बाहर का कोई भी आदमी आके वहां के मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति को या जो वहां पे एम्प्लॉइज हैं उनको आके धमकाए, डराए, थप्पड़ चट्टू मारे या फिर उसका खून कर दे, जो भी है, मतलब है ना, आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन देनी है, कंपनी को भी, कंपनी के एम्प्लॉइज को भी। तो ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आपको याद रखना है। ये इंसिडेंट आ सकता है कि किस इंसिडेंट के बाद ये हुआ, तो HL खेड़ा जो जनरल मैनेजर थे हिंदुस्तान मशीन टूल कंपनी के श्रीनगर में जो लोकेटेड है, उनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद ये सारा कार्यक्रम रचा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि 1989 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट से कौन से सेक्शन के अंदर चेंज आपको देखने को मिला, तो याद रखना है कौन से सेक्शन के अंदर चेंज मिला था। वो सेक्शन के अंदर चेंज हुआ था सेक्शन 10 ऑफ CISF एक्ट 1968। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इतना पढ़ लीजिए, हिंदी में मैंने डाल दिया है, सारी चीज आपको व्हाट्सएप की कम्युनिटी जो हमारी है वहां मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आफ्टर विच हाईजैक CISF वाज अटैच्ड टू एयरपोर्ट सेक्टर, ठीक है। किस हाईजैक के बाद जो है CISF को एयरपोर्ट सेक्टर के ऊपर ड्यूटी करने का मौका दिया गया, ठीक है। ऑप्शन है लखनऊ हाईजैक, ऑप्शन बी है कांधार हाईजैक, ऑप्शन सी है लाहौर हाईजैक, ऑप्शन डी है दुबई हाईजैक। जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका कांधार हाईजैक। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, 1999 की बात है ये, ठीक है। उस टाइम पे एक फ्लाइट थी, फ्लाइट IC814, ठीक है, जो कि आ रही थी आपकी काठमांडू से नई दिल्ली तक, बट हाईजैकर्स जो थे उन्होंने जो है उसको हाईजैक किया। नेपाल के काठमांडू से उड़ी वो फ्लाइट, उन्होंने वहां पे उसको हाईजैक किया। दिल्ली आने की बजाय उन्होंने सबसे पहले उसको रोका अमृतसर में, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री, पूरी मूवी बनी हुई है, IC814 द कांधार हाईजैक। बहुत ही प्यारी मूवी है, टाइम लगे तो जाके जरूर देखना। अभी तो थिएटर में तो नहीं मिलेगी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें फिर ये हुआ कि अमृतसर ले गए, अमृतसर के बाद फिर लाहौर ले गए, लाहौर के बाद फिर दुबई लेके गए, दुबई से फिर कांधार लेके गए। तो ऐसा पूरा सिनेरियो चला, लास्ट में जो है इसको कांधार लेके गए, इसलिए इसका नाम जो है द कांधार हाईजैक था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन आता है फिर सिक्योरिटी की बात, ठीक है, कि यार ऐसे कैसे हाईजैक कर लिया, ठीक है। तो उस टाइम पे देश में ये जरूरत महसूस हुई कि जब ये कांड जो है काठमांडू में हो सकता है तो हमारे देश के अंदर भी हो सकता है। एयरपोर्ट तो कोई भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट की उस टाइम तक 1999 तक जो सुरक्षा थी वो स्टेट की पुलिस किया करती थी, ठीक है, या फिर सेंट्रल पुलिस आपकी जो होती है वो करती थी, ठीक है। तो उन सबको हटा के फिर जिम्मेवारी दी गई, जो मेजर एयरपोर्ट है इंडिया के, जो ज्यादा खतरनाक एयरपोर्ट है, यानी जो रिस्की एयरपोर्ट्स हैं, उन सबकी जिम्मेवारी दी गई किसको, CISF को। आज भी जो है आप देखोगे धीरे 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 एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे कंट्री में CISF का इंडक्शन एयरपोर्ट के ऊपर बढ़ रहा है। तो अलग अलग टाइप के एयरपोर्ट्स होते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल में जाऊंगा मैं। एयरपोर्ट में जैसे सेंसिटिव एयरपोर्ट होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है, वो जो है हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट आता है। श्रीनगर वाला जो एयरपोर्ट है वो भी हाइपर सेंसिटिव आता है, ठीक है। जयपुर वाला है वो भी हाइपर सेंसिटिव आता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, किस एयरपोर्ट के ऊपर CISF को सबसे पहली बार जो है इंडक्ट किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है CISF के एग्जाम्स के अंदर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस एयरपोर्ट के ऊपर CISF को सबसे पहली बार लगाया गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द जुरिसडिक्शन ऑफ CISF एज पर द एक्ट? CISF एक्ट जो है वो जुरिसडिक्शन यानी कि कितना ड्यूटी का सीमा जो है, कितनी
प्रोटेक्शन जो है कर सकता है, कहां कहां पे प्रोटेक्शन सीआईएसएफ कर सकता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है नेशन वाइड यानी पूरे देश में कर सकता है, स्पेसिफिक स्टेट कुछ राज्यों में कर सकता है, बॉर्डर एरिया सीमावर्ती क्षेत्रों में कर सकता है, केवल औद्योगिक क्षेत्र इनमें कर सकता है। ठीक है, तो सीआईएसएफ जो है उसको ड्यूटी करने का जो प्रावधान है या फिर वो कहीं पे भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, वहां कहां किए जा सकते हैं, वो पूरे देश में किए जा सकते हैं। एक अमेंडमेंट और हुआ था कि देश के बाहर भी जो है इनको डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। अभी तो इन ऑप्शंस में आउटसाइड द कंट्री नहीं दिया गया, बट अगर ऐसा दिया जाए कि आउटसाइड द कंट्री, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे दे नेशन वाइड, दूसरा ऑप्शन इसके जगह दे दे आउटसाइड कंट्री और तीसरा ऑप्शन दे दे बोथ ए एंड बी, तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी दोनों। ठीक है, आज के दिन सीआईएसएफ इंडिया के अंदर तो सिक्योरिटी करता ही करता है, इंडिया के बाहर भी करता है। इंडिया के बाहर कहां करता है, बहुत सारे यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो वो होते हैं, ठीक है, यूएन स्पेशल सिक्योरिटी का ऐसा कुछ वो होता है, तो अलग अलग देशों में जो है जहां पे डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, तो वहां पे जो है सीआईएसएफ अपनी फोर्स को भेजता है अलोंग विद यूएन फोर्सेस। ठीक है, तो जैसे आपका कोंगो में भेजा है जैसे, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं जहाँ पे सीआईएसएफ काम करती है। इसके अलावा नेपाल के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है, यानी कि काठमांडू के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसको भी सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती है। ओके, याद रखना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस के हिसाब से आएगा नेशन वाइड, पूरे देश के अंदर। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं ताकि जब आप ये पीडीएफ को देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय सीआईएसएफ, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको सीआईएसएफ प्रोटेक्ट नहीं करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन है स्पेस रिसर्च सेंटर्स, तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट एयरपोर्ट, चौथा ऑप्शन है आपका आर्म फोर्सेस बेसिस। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट को क्या प्रोटेक्ट करता है सीआईएसएफ, बिल्कुल 200% पार्लियामेंट को जो है प्रोटेक्ट करता है। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं काफी लोग ऐसे होंगे जो पार्लियामेंट के अंदर ड्यूटी कर रहे होंगे सीआईएसएफ के उसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्पेस रिसर्च सेंटर, बिल्कुल करते हैं। आपके डीआरडीओ के जो सेंटर्स हैं वहां पे है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जितने सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका सीआईएसएफ इंडक्टेड है, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। प्राइवेट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जो है दो तरीके के हैं इंडिया के अंदर, एक वो है जो टोटली गवर्नमेंट एयरपोर्ट है, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कोई हाथ नहीं है। दूसरा ऐसे हैं जो प्राइवेट में मेजोरिटी स्टॉक जिसमें प्राइवेट का ज्यादा है, उसको हम पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, कौन से ऐसे एयरपोर्ट हैं, जैसे आपका हैदराबाद एयरपोर्ट है, हैदराबाद एयरपोर्ट के अंदर 83% प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन है, सिर्फ और सिर्फ 11% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। ठीक है, ऐसे ही आपका मुंबई एयरपोर्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे हैं, यानी कि प्राइवेट एयरपोर्ट आप उनको इनडायरेक्टली बोल सकते हो। लेकिन बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे भी हैं जो प्योरली गवर्नमेंट के हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनको चलाती है। डिफरेंस क्या मिलेगा देखने को आपको, जितने भी बड़े एयरपोर्ट होंगे दोस्तों, वो बड़े एयरपोर्ट जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर चलते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जीएमआर है, ठीक है, मुंबई के अंदर भी जीएमआर है, तो ये जो है एयरपोर्ट्स को रन करते हैं प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर दोस्तों। ठीक है, आप एक चीज डिफरेंस नोट करना, जितने भी ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं वो देखने में बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, टाइम पे सारी चीजें मुहैया कराते हैं, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। चीजें महंगी मिलेंगी आपको, नो डाउट, बस सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी, वॉशरूम बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत सारे जो है खाने पीने का सामान उन्हें एयरपोर्ट्स पे अच्छा मिलेगा। और बड़े एयरपोर्ट के है तो ऑब्वियसली ये सब फैसिलिटी मिलनी ही है। जो सरकारी एयरपोर्ट है आपके, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, वो जनरली छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आर्म फोर्सेस बेसिस। आर्म फोर्स के बेस को जैसे ऐसा प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो स्पेसिफिक इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जिसका भी बेस है उसको प्रोटेक्ट वो खुद फोर्स करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अभी। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सीआईएसएफ इंक्लूडेड, सीआईएसएफ जो है किस शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आज तक पढ़ाया भी होगा। रीजन बीइंग, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी उठाया, कोई बुक में दिया हुआ है, नहीं, ये प्रॉपर टाइप करके हाथ से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी ऐसी सूची, अनुसूची है संविधान की जिसमें सीआईएसएफ को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, पहले मैं अनुसूची के बारे में एक बार बता देता हूं। 7th शेड्यूल आपने सुना होगा, ठीक है, 7th शेड्यूल, ठीक है, अनुसूची, ठीक है। आपका काम ये है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको 12 की 12 अनुसूचियां है, तो यार मैंने बता ही दिया, गलती होगी ये तो भाई। चलो इसी में रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं, आपको यह बताना है जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जिस बच्चे का आंसर आएगा एक हार्ट दूंगा मैं उसको। ठीक है,
चलिए 7वीं अनुसूची की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अनुसूचियों के अंदर 7वीं जो अनुसूची है वो हमारी लिस्ट के बारे में बताती है। कौन सी लिस्ट है हमारी? 3 अनुसूचियां हैं हमारी, सॉरी 3 संघ की सूची है। ठीक है यार, थोड़ा सा मुझे वो करना, मैं हिंदी बहुत वीक है सच बताऊं। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर चीजें हिंदी में कवर करने की, बट थोड़ी बहुत गलती हो तो मुझे माफ करना प्लीज, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र नहीं रहा हूँ। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है बट हिंदी में थोड़ा सा टाइट है, कोऑपरेट करना। ठीक है, तो हमारी 3 लिस्ट होती हैं, 3 सूची होती हैं। पहला है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तीनों लिस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर कानून, बेसिकली कानून बनाने का अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या होगा? ऐसे क्षेत्र, ऐसे टॉपिक्स बोल लो आप सिंपल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। ठीक है, और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेट, कौन सी ऐसी लिस्ट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही जो है आपका रूल बना सकती है। तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट, कौन सी ऐसी लिस्ट है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, लेकिन अगर सेंटर ने भी बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया तो लागू सेंटर वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे ये लिस्ट है आपकी। तो पूछ रहे हैं कि सीआईएसएफ जो है कौन सी लिस्ट में इंक्लूड होगा? तो कॉमन सेंस वाली बात ये है, क्या आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट जो है सीआईएसएफ के रिलेटेड कुछ भी कर सकती है? कोई अमेंडमेंट करना हो स्टेट तो कर ही नहीं सकता उसमें, राइट? कुछ भी ऐड करना है, हटाना है, लगाना है, डीजी बदलना है, अपॉइंटमेंट करनी है, एयरपोर्ट को इंक्लूड करना है, कौन करता है सब चीजें? सब चीजें जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है। किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट का कोई काम नहीं है। अगर यहाँ पे स्टेट लिस्ट का कोई काम नहीं है तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट ही नहीं बना सकती उन पे अधिकार तो कॉन्करेंट में कैसे बनाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका यूनियन लिस्ट, संघ की सूची। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट आपका हु हैज द पावर टू अमेंड द सीआईएसएफ एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, सीआईएसएफ अधिनियम को संशोधन करने का अधिकार जो है किसके पास है? वो शक्ति किसके पास है? वो पावर किसके पास है? ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सिंपल सी चीज मैं आपको समझा देता हूं। 2 चीजें होती हैं दोस्तों, 3 चीजें होती हैं। ठीक है, देखिए मेरा काम क्या है ना, क्वेश्चन तो यार कोई भी करा देगा आपको। ठीक है, यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, आके आंसर बता के कोई भी चला जाएगा। मैं चाहता हूं हर वीडियो से, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा सीखो, क्योंकि ये जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना ये आपको कोई और नहीं सिखाएगा। ठीक है, अब देखो जितने भी आपके लॉज होते हैं कंट्री के अंदर, 3 चीजें होती हैं अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, एक होता है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है आपका जुडिशरी। पूरा देश जो है इन 3 लोगों से चलता है। किस किस से? लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से और जुडिशरी से। ठीक है, कानून बनाना, क्या चीज? कानून बनाना किसका काम होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। इन द सेंस फॉर एग्जांपल कौन सा कानून? कोई भी कानून, लो, कोई भी लो, जैसे आपका आईपीसी का था उसको नाम बदल दिया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया। ठीक है, सीआरपीसी था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया। उसके बाद आपका एविडेंस एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया। ठीक है, तो ये नाम बदलना, कोई नया लॉ बनाना, पास करना, जैसे आपका जितने भी लॉज हैं ये सब जो लॉ बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेचर का है। कौन आता है लेजिस्लेचर के अंदर? आपके एमपीज जितने भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात हो रही है, सेंट्रल लॉज की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी आपके एमपीज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सब लोग जो हैं, मिनिस्ट्रीज के जो हेड हैं वो सब लोग कौन कौन? एमपीज और सारे मिनिस्ट्रीज के जो हेड है, जैसे होम मिनिस्टर का हेड कौन है? आपका अमित शाह जी है। ठीक है, तो ये सब लोग जो है लेजिस्लेचर का पार्ट है। ओके, फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? लॉ तो बना दिया, संसद ने लॉ बना दिया, अब उसको लागू भी तो करना है लोगों के ऊपर, उनकी उसको पालन भी तो कराना है। तो कौन पालन कराएगा? वो पालन कराएगा एग्जीक्यूटिव। कौन कौन आता है एग्जीक्यूटिव में? सभी सरकारी कर्मचारी आपके जितने भी हैं, एक पियोन से लेके एक आईएएस तक, सबके सब जो है आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, फिर आता है जब लॉ बन गया, कई बार ऐसा होता है ना कि सरकार अपनी मनमानी करके कोई अच्छा लॉ ना बनाए, ये भी तो हो सकता है ना? जैसे फार्मर्स के लिए फार्म लॉ बनाए थे, ठीक है, तो वो लोगों को नहीं पसंद आए भाई। ठीक है, अब लोगों को पसंद नहीं आए तो लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, जज साहब के पास। सर ये देखो लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने, हम इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट किससे है? लोगों के लिए ही तो है। लोग ही सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट का जो लॉ बनाया जो गवर्नमेंट ने, वो लेके हम जाएंगे कोर्ट में, उसको चैलेंज करेंगे कि लॉ सही नहीं बने सर, इनको ठीक कराओ। ठीक है, अब जुडिशरी ये नोट डाउन करती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जितनी भी आपकी है,
कि यार जो लॉ बनाए हैं कि एक्चुअली में सही है या नहीं। इनके पास अधिकार है। अगर मेरा कोई मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, अगर वो मेरा फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेगा, जुडिशरी आपकी तुरंत बोल देगी पार्लियामेंट को कि भाई तुमने लॉ गलत बनाया, इसको वापस ले लो या इसको ठीक करो। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन था? हु हैज द पावर टू अमेंड द सीआईएसएफ एक्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं है लॉ बनाने के रिगार्डिंग। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मैंने क्या बताया था आपको, उसका हेड जो है अमित शाह जी जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, लॉ बनाएंगे वो। ठीक है, क्या होगा ये आंसर? नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट, ये तो चेक करते हैं, बनाते थोड़ी ना है। तो बनाता कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, ये जो चीज समझाई, एक्स्ट्रा ज्ञान दिया, वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाइए, विच सीआईएसएफ आल्सो प्रोटेक्ट विच फेमस मॉन्यूमेंट? सीआईएसएफ किस प्रसिद्ध स्मारक की भी सुरक्षा करता है? ऑप्शन है आपके कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ताजमहल जो है आपका आगरा के अंदर है, इंडिया गेट जो है आपका ये भी दिल्ली के अंदर है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका मुंबई के अंदर है। ठीक है जी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती है? तो वो प्रोटेक्ट करती है इंडिया गेट को, सॉरी इंडिया गेट नहीं, माफी प्लीज माफी, वो प्रोटेक्ट करती है ताजमहल को। आप जब भी ताजमहल देखने जाओगे, सीआईएसएफ की एक पूरी यूनिट जो है वहां पे आपको लगी हुई दिखाई देगी, बटालियन। इवन जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मेरा आइडिया है, आई थिंक सीनियर कमांडेंट, पता नहीं डीआईजी बैठता है वहां पे, सीनियर कमांडेंट होगा, सॉरी। ठीक है, तो ताजमहल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भी कुछ मॉन्यूमेंट्स और हैं जहां पे जो है सीआईएसएफ लगी हुई है। कैसा? रेड फोर्ट। ठीक है, सीआईएसएफ आपकी लगी हुई है। इसके अलावा भी है कहीं पे सीआईएसएफ? बिल्कुल है जी। कहां पे है? सुप्रीम कोर्ट पे है। कहां है? सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये हाइड्रोथर्मल ये तो चलते रहते हैं, ये वो है थोड़े यूनिक है जो। ठीक है जी, चलो तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, बहुत मेहनत करके जो वीडियोस बना रहा हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए कि वीडियो को आप शेयर कर दो, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो। रीजन बीइंग क्या है ना, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ना, अगर वो क्वेश्चन आप ढूंढोगे, सर्च करोगे, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। ठीक है, और बिलीव मी, मेरा टारगेट ये है, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कम से कम मैं 20 वीडियो मिनिमम इसके ऊपर बनाने वाला हूं। और सारा सीआईएसएफ एक्ट जो है आपका, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। ठीक है, और एएसआई के एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली सारे ही सीआईएसएफ एक्ट और रूल से थे आपके। तो सोचो, अगर इतनी सारी वीडियोस आपके लिए बन जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको क्वेश्चन गलत होगा क्या? नहीं होगा। मेरा वादा है, गलत नहीं होने दूंगा। आपसे एक ही वादा है, बस आप शेयर करो जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और प्यार शेयर कीजिए बस। ठीक है, टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप का नंबर है, कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ तैयारी अच्छे से करिए। मैं चाहता हूँ जो आप का जो अभी मेहनत आप कर रहे हो, ये डेफिनेटली आपको एएसआई बनने में, एसीएलडीसी बनने में, असिस्टेंट कमांडेंट बनने में मदद करे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लग रही है आपको वीडियो? प्लीज फीडबैक जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए वीडियो देख के आप चले जाओगे, अगर बताओगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा ना। इतना सा कष्ट कीजिए, प्लीज वीडियो देख के फीडबैक जरूर देके जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।